जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एआईएमए के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए सी के रंगनाथन, बी बी आर भट्टाचार्य, सी रविराम और डी हरीश किशोर। तो दोस्तों याद रखें, एआईएमए के नए अध्यक्ष हाल ही में सी के रंगनाथन को चुना गया है। दोस्तों, सी के रंगनाथन केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सी के रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ क्या है? एआईएमए का फुल फॉर्म, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखें दोस्तों, इन्हें कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए, सितंबर 2022 तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह वर्तमान में कहां के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं? तो याद रखना है, केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं कौन? सी के रंगनाथन। दोस्तों, उन्होंने जेके पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। तो इनके पहले एआईएमए के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है, हर्षपति सिंघानिया। कौन सी कंपनी से हैं यह? तो यह जेके पेपर लिमिटेड कंपनी से हैं। उनके नेतृत्व में प्रौद्योगिकी एआईएमए की सेवाओं को आगे बढ़ाएगी और नई पहलों में प्रवेश और भर्ती परीक्षण सेवाओं के लिए चेहरा पहचान उपकरण और शिक्षा संस्थानों के लिए दूरस्थ रूप से संरक्षित सेमेस्टर परीक्षा शामिल होगी। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, एआईएमए जो है यह मैनेजमेंट क्षेत्र में भारत की सबसे उच्च संस्था है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर, दोस्तों याद रखें कहां? ब्रह्मपुत्र पठार पर, जो कि लोहित नदी की निचली पहुंच में स्थित है, एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा योजना का नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, कौन सी? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। यह एक अभियान है। प्रसाद नाम इसका शॉर्ट में आता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रसाद भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो दोस्तों, यह कब शुरू की गई थी योजना? प्रसाद योजना 2014-15 में। और यह जो परशुराम कुंड का विकास हो रहा है, यह प्रसाद योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। याद रखें दोस्तों, यह लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर विकसित किया जा रहा है यह हिंदू तीर्थ परशुराम कुंड। और राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को विस्तृत में समझने के लिए आप अगर चाहें तो हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ऑल स्टैटिक जीके कवर किया गया है। तो इसलिए आज आपका उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नवजोत सिंह सिद्धू, बी मनसुख मांडविया, सी अमित शाह और डी हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों याद रखें, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है। दोस्तों, आगे की परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस के तहत, कौन से संस्करण के तहत जिला रैंकिंग पेश की गई थी? तो याद रखना है 7वें संस्करण के तहत, स्वच्छता सर्वेक्षण के 7वें संस्करण के तहत जिला रैंकिंग पेश की गई है पहली बार। वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस संस्करण में, 7वें संस्करण में, वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज से मतलब उनकी डिमांड और उनके सुझावों को
को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह सर्वेक्षण दो जनसंख्या श्रेणी मतलब दो श्रेणियों में होगा। पहली श्रेणी 15,000 से कम जनसंख्या और दूसरी श्रेणी 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाले BTW को शुरू करके छोटे शहरों के लिए समान अवसर तैयार करेगा। तो दोस्तों 7वें संस्करण का मुख्य अगर देखें जाए तो इसके फोकस में छोटे शहर हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है T20 विश्व कप 2021 का थीम एंथम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए लिव द गेम, बी गेम ऑफ लाइफ, सी असली खेल और डी खेलो खुल के। तो दोस्तों याद रखें T20 विश्व कप 2021 का थीम एंथम लिव द गेम है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, याद रखें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में स्थित, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी T20 विश्व कप के आधिकारिक गान के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजी उस्ताद विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड के अवतार की एक अभियान फिल्म लॉन्च की है। दोस्तों याद रखें इसमें अफगानिस्तान के राशिद खान तथा ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी शामिल हैं। यह गीत बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि रचनाकार कौन है इस गीत का? तो लिव द गेम गीत का रचनाकार है अमित त्रिवेदी, जो एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें T20 क्रिकेट में लगे दुनिया भर के युवा प्रशंसक शामिल हैं और इसमें खेल के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार शामिल हैं, जिनमें से अभी आपको दो के नाम हमने बताए यहाँ पर कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और वेस्टइंडीज कप्तान कीरोन पोलार्ड, साथ में ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया और राशिद खान अफगानिस्तान के शामिल हैं। दोस्तों टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू होगा। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि T20 विश्व कप कब से शुरू हो रहा है? 17 अक्टूबर से, और इसका फाइनल मैच 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। तो यह भी याद रखना है कहां खेला जाएगा? 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? आपके ऑप्शन है ए कुरोदा क्योटक, बी फुमियो किशिदा, सी कुत्सुरा तारोश और डी अबे शिंजो। तो दोस्तों याद रखें जापान के अगले प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा बनेंगे। दोस्तों जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता है, वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री शिनेंगे। तो दोस्तों याद रखना है यह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अब्बाई में 257 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर थे। तो दोस्तों याद रखें जापान के पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं फुमियो किशिदा, जो अब आने वाले समय में जापान के प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों अब आगे हम देखेंगे जापान के बारे में। तो सबसे पहले जापान को मैप पर देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी अगर देखें स्थलीय सीमा तो किसी भी देश से नहीं लगती। यह मुख्यतः 4 द्वीपों और कुछ अन्य छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, जिसमें इसके 4 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर साइड यहाँ पर होकोइडा, यहाँ पर होन्शु, यह शिकोकू और यह क्यूशु, यह इसके 4 बड़े द्वीप हैं। किसके? जापान के। अब जापान के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन तथा राष्ट्रपति नारुहितो हैं। दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश, भूकंप और सुनामियों का देश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो जापान के 2 उपनाम आपको याद रखना है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और भूकंप और सुनामियों का देश भी जापान को ही कहा जाता है। जापान विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। तो दोस्तों याद रखें विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन सा है? जापान। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों यह यहाँ की जो जनसंख्या है यह दुनिया में 11वें स्थान पर है जनसंख्या में। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र जो कि इसकी राजधानी का एरिया है जापान का, यह 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है और यह द्वीप कौन से हैं अभी आपको बताए थे मैप पर, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशु, और इनमें से होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन भी, आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है होन्शु। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री
शिंजो अबे को भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए जापान के किस प्रधानमंत्री को भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया तो शिंजो अबे को, और अगर उल्टा पूछ ले कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत के किस सम्मान से सम्मानित किया गया तो याद रखें पद्म विभूषण सम्मान से। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। आपके ऑप्शंस है ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी सचिन शिंदे और डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों याद रखें न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अनुराग ठाकुर ने किया है। दोस्तों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अब यहां से इनका भी मंत्रालय याद रखें आप दोस्तों कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है। ने न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने लेह लद्दाख से शामिल होकर चर्चा में भाग लिया। सूचना और लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरू की गई थी। तो दोस्तों याद रखें यह सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ, 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र बहुलवादी और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी पर अब तक 43 राज्यों, दोस्तों यहां पर आप देश ही समझें, 43 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों न्यूयॉर्क में जो आयोजित हुआ है लोकतंत्र शिखर सम्मेलन, सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन, इसमें अब तक कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं तो 43 देशों ने। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो अनुराग ठाकुर ने, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है लॉस्कर डेविकी पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए कला, बी विज्ञान, सी खेल और डी साहित्य। तो दोस्तों याद रखें लॉस्कर डेविकी पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। अब प्रश्न को देखकर यह ना सोचें कि यह करंट से कहां से रिलेटेड हो गया। याद रखिए कि हाल ही में लॉस्कर डेविकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों मैरी और अल्बर्ट लॉस्कर ने उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए 1945 में लॉस्कर अवार्ड्स की स्थापना की जिनकी जैविक और नैदानिक खोजों ने मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की है। दोस्तों याद रखें इसकी स्थापना कब की गई, 1945 में की गई थी लॉस्कर अवार्ड्स की। और किसने की थी तो मैरी और अल्बर्ट लॉस्कर ने की थी। दोस्तों इस वर्ष दो वैज्ञानिकों कैटलिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइजमैन को $2.5 लाख के लॉस्कर डेविकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसमें प्राइज मनी कितनी है तो 2,50,000 रुपए। और इस साल किन दो वैज्ञानिकों को दिया गया है तो कैटलिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइजमैन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, नाम भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पॉमेटम का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है। पामेटम कहां विकसित किया गया है तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम कौन सा है, अब यह हल्द्वानी पामेटम जो कि उत्तराखंड में है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों ताड़ को ही इंग्लिश में पाम बोलते हैं। इस पामेटम को केंद्र सरकार की कैंपा मतलब इसका फुल फॉर्म देखें तो प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। कौन सी योजना दोस्तों, कैंपा। इसे लगभग 3 साल की अवधि में पूर्ण किया गया है। तो 3 एकड़ में फैला हुआ है और 3 साल की अवधि में पूरा किया गया है। वो कहां तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी उत्तराखंड में यह बनाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आगे दोस्तों हम उत्तराखंड को तो अब देखेंगे हम उत्तराखंड की अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा तो ये नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये चाइना से अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजकीय सीमा में देखें तो हिमाचल प्रदेश से ये सीमा लग रही है, हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर छोटा सा टच होता है किसको, हरियाणा को। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश से इसकी बाकी सीमा लगती है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से कटकर ही एक अलग राज्य बना हुआ है। दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा इसका स्टैटिक जीके। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड का सामान्य परिचय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। दोस्तों
उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य का गठन करके की गई थी। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। यह हाल ही में कुछ दिन पहले ही नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने किसको सक्सीड किया है तो याद रखना है बेबी रानी मौर्य इनके पहले यहाँ की राज्यपाल थी। मुख्यमंत्री कौन है तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पड़ोसी राज्य अगर आपको देखें तो बताए हैं पहले भी और अब देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं और नेपाल तथा चीन इसके अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखा उत्तराखंड के तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखें दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का पहला नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी या फ्लावर्स वैली राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अब उत्तराखंड के अगर हम बांध देखें तो टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कंफ्यूज ना हो दोस्तों, जो भाखड़ा बांध है सतलज नदी पर वह भारत का अपितु विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांधों के भी प्रकार होते हैं तो याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी बांध। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो वह होगा भाखड़ा बांध। कोटेश्वर बांध यहाँ पर दूसरा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर ही है। तो दोस्तों एक और फैक्ट यहाँ से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए टेहरी बांध किन किन नदियों पर बना हुआ है तो यह बहुत कम लोग बताते हैं। आपको याद रखना है भागीरथी नदी तथा बिलंगाना नदी के संगम का पर के पास यह टेहरी बांध बनाया गया है। भारत का जो सबसे ऊंचा है कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर तथा लाखवार ब्यासी बांध यमुना नदी पर। दोस्तों ब्यास नदी ना सोचें, ब्यासी लिखा हुआ है तो लाखवार ब्यासी बांध कहां, यमुना नदी पर। आगे देखें अगर उत्तराखंड से जुड़े अन्य तथ्य तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में है। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण पार्क खोला गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला मास गार्डन विकसित हुआ है। और दोस्तों देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर बनेगा। तो दोस्तों यह कौन सा होगा, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। और कहां कहां पहला है तो पहला मास गार्डन, पहला पॉलिनेटर पार्क और साथ में दोस्तों पहला वन चिकित्सा केंद्र, तीनों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे तो उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ज्वारा और रासलीला। कौन कौन से दोस्तों, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ज्वारा और रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों त्योहार देखें तो अन्नकूट महोत्सव कहां से संबंधित है, उत्तराखंड से। आगे अब देखेंगे हम प्रयाग यहाँ के तो उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के संगम को विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। नंद प्रयाग देखें तो नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी तथा अलकनंदा के प्रयाग को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और दोस्तों देवप्रयाग आखिरी तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अब दोस्तों इनको अगर याद करना है तो आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग का भी ले लिया एक एग्जाम्पल के, अलकनंदा तो सब में कॉमन आना है तो ए इसका कॉमन ले लिया और धौलीगंगा का डी ले लिया तो क्या बन गया, वेद, VAD वेद, V इक्वल टू A+D। ऐसे ही नंद प्रयाग का तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नंदाकिनी नदी ही काफी है, अलकनंदा तो यहाँ की कॉमन है। कर्णप्रयाग को कैप लिख सकते हैं आप, KAP कैप, कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार। और दोस्तों रुद्रप्रयाग में राम तो RAM मतलब R से रुद्र, A से अलकनंदा और M से मंदाकिनी तथा देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी, तो इसको देव ही रहने दें, DAV तो देव से D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा तथा B से भागीरथी याद रखना है। आगे देखा उत्तराखंड से जुड़े अन्य तथ्य तो उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मंशुआरी में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है। भारत का पहला कबक पार्क का उत्तराखंड में विकसित किया गया है। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून बन गया है। दोस्तों याद रखें यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह लाइन याद रखना है कि 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, देहरादून उत्तराखंड में बन गया है। और उत्तराखंड की टेहरी झील पर देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों यह मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, जहां कहां कौन सा क्या नाम है इसका, डोबरा चांठी पुल, और यह कहां तो उत्तराखंड की टेहरी झील पर बनाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस है A उत्तराखंड,
बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात और डी बिहार। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों इनके पास कौन सा मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास? तो याद रखना है, केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। नजर डालेंगे एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। इसकी राजधानी शिमला तथा शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश, इससे ज्यादा अगर आपको समझना है तो आप 26 तारीख की वीडियो देख सकते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लिया गया है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जो लुईस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 50, बी 100, सी 150 और डी 200। तो दोस्तों याद रखें, लुईस हैमिल्टन हाल ही में 100 ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। दोस्तों लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्रां प्री जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है। हैमिल्टन के बाद दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टैपेन हैं और यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स योजना में हैमिल्टन की 5वीं जीत है। दोस्तों याद रखें कि 8 में से कितनी जीती हैं लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स में? 5। दोस्तों और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी आज पहली जीत है। दोस्तों याद रखें, कब के बाद? जुलाई 2021 में इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था, उसके बाद से यह इनकी पहली जीत है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी आइसलैंड और डी आयरलैंड। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आइसलैंड ने देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है। दोस्तों आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद ऑलथिंग में 33 सीटों पर सफलता महिलाओं ने हासिल की है, जबकि 63 का अगर बहुमत देखें और तो 32 सीटों के लगभग बहुमत आ जाता और इन्होंने 33 सीटों पर सफलता महिलाओं ने हासिल की और बहुमत हासिल किया है। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37% कर लिया है। प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों दलों ने शनिवार को हुए मतदान में कुल 37 सीटें जीती। गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में 2 सीटें अधिक मिली हैं। दोस्तों याद रखें कि इसमें कितनी कुल सीटें हैं आइसलैंड में? तो 63 कुल संसदीय सदस्य सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटों पर महिलाओं को सफलता मिली है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 30 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की दुनिया प्रदान करता है। दोस्तों याद रखें तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अहम भूमिका होती है एक ट्रांसलेटर की या अनुवाद करने वाले की। दोस्तों जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम और फीस्ट का भी प्रतीक है। तो दोस्तों याद रखें कि यह किसका प्रतीक है? बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो जेरोम ने किया था, सेंट जेरोम ने, और उनका ही प्रतीक है, जिसे अनुवादों का संरक्षक संत माना जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि यह अनुवादकों का संरक्षक संघ माना जाता है। किसको संत माना जाता है? सेंट जेरोम को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स मतलब FIT की स्थापना 1953 में की गई थी
और ITD मतलब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे को पहली बार 1991 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार 1991 में मनाया गया था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो को भी आपका सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।